नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि आज का वीडियो जो है थोड़ा लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और जो है वीडियो जो मैंने बनाया था वो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है। कुछ इशू आ गया था। और एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये वीडियो 2 पार्ट में आज अपलोड करूँगा मैं। तो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट अभी थोड़ी देर में आएगा, तो मैं 2 पार्ट में बनाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी 5, 2023 का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कैबिनेट ने 19,744 करोड़ रुपीज़ अलॉट कर दिए हैं और कैबिनेट का नोट मिल गया है। 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 6 लाख जॉब्स बाई 2030 गवर्नमेंट कह रही है प्रोड्यूस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और आपको ग्रीन हाइड्रोजन और फ्यूल सेल वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। ये एक्सप्लेन पेज पे आज दे रखा है। मैं जो वीडियो का पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 जो है इस वीडियो का जो है आएगा जो, उसमें मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूँगा। तब तक आगे हम बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमने कल देखा था एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसमें क्या था कि जो पार्लियामेंटेरियंस या फिर जो पॉलिटिशियंस बेसिकली थे उनको उनके जो फ्री स्पीच को कर्व करने की बात करी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो उसी के डिसीजन का ही पार्ट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है कि आर्टिकल 19 के अंदर जो राइट टू फ्री स्पीच है उसको स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि सिटीजन्स प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आर्टिकल 19 का यूज़ कर सकते हैं। तो अब जितने जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको सब याद होना चाहिए। और तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, ये जैसे फॉर एग्जांपल कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 15, एंटी टचेबिलिटी वाला 17 है और ये डिग्निटी वाला आर्टिकल है। ये सब आर्टिकल क्या है, स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल के अगेंस्ट यूज़ करे जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल हैं जो केवल स्टेट के अगेंस्ट यूज़ करे जा सकते हैं। तो सुप्रीम आर्टिकल 19 भी ऐसा ही था जो केवल स्टेट के अगेंस्ट ही यूज़ करा जाता था अभी तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या बोला है कि आर्टिकल 19 को हम यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी। उसके बाद दोस्तों यही सेम चीज़ का इसमें आगे बताया गया है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी जो डिस्कस करनी चाहिए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो होता है सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का जो डिसीजन लेने का प्रोसेस होता है उसमें वर्टिकल अप्रोच और हॉरिजॉन्टल अप्रोच क्या होता है। वर्टिकल अप्रोच में क्या होता है कि प्रोवाइड्स वेटेज टू इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, चॉइस एंड प्राइवेसी, व्हाइल द हॉरिजॉन्टल अप्रोच सीक्स टू इम्बाइब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन ऑल इंडिविजुअल्स। तो जब इंडिविजुअल को प्रायोरिटी मिलती है, एक इंसान को प्रायोरिटी मिलती है, तो हम वर्टिकल अप्रोच उसे कहते हैं। और जब एज अ होल प्रायोरिटी मिलती है या फिर हॉरिजॉन्टल अप्रोच में हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को इम्बाइब करने की कोशिश करी जाती है सिटीजन्स के अंदर में या फिर इंडिविजुअल्स के अंदर में। तो इस केस में फॉर एग्जांपल वर्टिकल एप्लीकेशन ऑफ राइट्स वुड मीन इट कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द स्टेट, व्हाइल हॉरिजॉन्टल अप्रोच वुड मीन इट इन्फोर्सेबल अगेंस्ट अदर सिटीजन्स। ठीक है। तो अगर हम इस केस में वर्टिकल अप्रोच की बात करें तो वर्टिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट जाएगा तो केवल जो है स्टेट के अगेंस्ट ही फंडामेंटल राइट्स यूज़ करी जा सकती है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल अप्रोच के थ्रू के कोर्ट जाएगा तो हम सिटीजन्स के अगेंस्ट भी फंडामेंटल राइट का यूज़ कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि आज के मॉडर्न टाइम्स में केवल वर्टिकल या फिर केवल हॉरिजॉन्टल तरीके से नहीं जा सकते हम, हमें एक काइंड ऑफ मिक्स्ड एक सिंथेसिस डेवलप करनी पड़ेगी दोनों तरीकों के बीच में। इसके बाद दोस्तों और कुछ काम की खबर इसमें तो है नहीं, हम सीधे पहुंचते हैं एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे काम का एडिटोरियल जो है, ये 2 मुझे काम के एडिटोरियल लगे। पहला है नो सिटी फॉर वुमेन। इसमें इन्होंने बताया है कैसे कि शहरों में, इन्होंने बेसिकली कॉन्टेक्स्ट दिया है कि दिल्ली में जो एक बहुत दुखद घटना हुई है एक महिला के साथ, उसका कॉन्टेक्स्ट लेके इन्होंने बताया है कि कैसे शहरों को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, औरतों के लिए फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। तो इन्होंने बताया कि कैसे 1.5 लाख पीपल हर साल में 2021 में रोड एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। 1.5 लाख की, लगभग 400 प्लस पर डे का एवरेज है, ये हमने कल डिस्कस करा था। फर्दर नियरली 90% ऑफ डेथ ऑन द रोड वर ड्यू टू स्पीडिंग, ओवरटेकिंग एंड डेंजरस ड्राइविंग। 90% डेथ केवल इन सब चीज़ों की वजह से होते हैं, स्पीडिंग की वजह से, डेंजरस ड्राइविंग की वजह से। और वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया जो है दुनिया की जो टॉप 20 कंट्रीज़ हैं रोड एक्सीडेंट के मामले में, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है दोस्तों? फर्स्ट है।
तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत ही ख़राब बात है कि इंडिया की रैंक फर्स्ट है इस चीज़ में। अब इन्होंने फिर औरतों की बात आगे करी है कि देयर मोबिलिटी इज़ हैम्पर्ड बाई वायलेंस एंड फियर एज वेल एज पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग जनरली फोकसेज ऑन मेल ट्रेवल पैटर्न्स ड्यूरिंग पीक आवर्स टू work and back. Meanwhile, the World Bank report on women's mobility in India has shown that women's travel pattern can often be quite different due to their caregiving role. तो इन्होंने बेसिकली बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, वुमेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं ज़्यादातर और उसमें दिक्कत है बहुत ज़्यादा इंडिया में। दूसरी बात ये इन्होंने बताई है कि जो ट्रेवल पैटर्न होता है वो आदमियों का अलग होता है और औरतों का अलग होता है, उनकी टाइमिंग्स अलग होती हैं। क्योंकि आदमी हो सकता है सुबह 8 बज के उठ के नहा के चला जाए ऑफिस, लेकिन औरत को और भी चीज़ें होती हैं और काम करना पड़ता है, हो सकता है वो लेट जाएँ थोड़ा और शाम को थोड़ा जल्दी आएँ, क्योंकि उनका केयर गिविंग रोल होता है। ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी के हिसाब से बताया गया है। तो इस हिसाब से हमारा जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, उसको इस हिसाब से डिज़ाइन करने की ज़रूरत है ताकि वुमेन का दिमाग में रख के वुमेन का पर्सपेक्टिव लेकर उसे डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, जो कि अभी केवल मेल के पर्सपेक्टिव से है। और इन्होंने बताया कि वुमेन प्रेफर करती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पैदल चलना भी प्रेफर करती हैं एज़ कम्पेरिजन टू मैन। उसके बाद बताया कि कैसे स्ट्रीट्स को पेडेस्ट्रियन मूवमेंट के लिए हमें सेफर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम फास्टर कार्स के मूवमेंट के लिए बना रहे हैं स्ट्रीट्स को। हम पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली सड़कें नहीं बना रहे हैं, हम तेज़ चलने वाली गाड़ियों के लिए सड़कें बना रहे हैं। तो इसमें हमें करने की ज़रूरत है। उसके बाद इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है सेफ्टी पिन, इसने जो है रिसर्च वगैरह करी है और उन्होंने पाया कि जो बिज़ी रोड्स होते हैं और जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, उन रोडों पे जहाँ पे दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, इन रोडों पे औरतें जो है सेफ़ फील करती हैं वहाँ पे चलना। उसके बाद एक आर्टिकल है ये RS शर्मा जी का, ये जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO हैं। इन्होंने बताया कि कैसे हेल्थ केयर को डिजिटलाइज करा जा रहा है इंडिया में और क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें आगे होंगी, इस बारे में बात करा गया है। तो डिजिटल पब्लिक गुड्स की बात करी गई है। इंडिया में इसका बहुत प्रोग्रेस तेज़ी से हो रहा है। इन्होंने आधार और UPI वगैरह की बात करी। उसके बाद बताया कि पैंडमिक के दौरान कैसे हमने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब ICT का यूज़ करा है। उन्होंने एग्जांपल दिया कोविड वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क की, कैसे हमने पूरा वैक्सीनेशन सिस्टम को डिजिटलाइज करा, आरोग्य सेतु ऐप का जो इन्होंने एग्जांपल दिया है। बताया कि 85% ऑफ डॉक्टर्स ने टेलीमेडिसिन यूज़ करा पैंडमिक या फिर लॉकडाउन के दौरान। इन्होंने बताया कि इट हैज़ बिकम क्लियर दैट अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम इज नेसेसरी टू ब्रिंग टुगेदर एग्जिस्टिंग साइलोड एफर्ट्स एंड मूव टुवर्ड्स प्रोएक्टिव होलिस्टिक एंड सिटीजन सेंट्रिक हेल्थ केयर्स। अभी क्या है, जो हमारे पब्लिक हेल्थ केयर में या फिर हेल्थ केयर में जो एफर्ट्स हैं वो साइलोड हैं। साइलोड ऐसे हैं, मान लीजिए कि अलग अलग हैं, एक दूसरे से सेपरेट हैं, कोई इंटरकनेक्टेडनेस नहीं है, ये अलग अपना काम हो रहा है, यहाँ पे अलग काम हो रहा है, यहाँ पे अलग काम हो रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि इसे सिटीजन सेंट्रिक बनाया जा सके और इंटरकनेक्टेडनेस इसमें लाई जा सके ताकि ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाए, हॉलिस्टिक हो जाए और सिटीजन सेंट्रिक हो जाए। तो इसके लिए जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ये काम कर रही है। द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM on September 27, 2021. ABDM has established a robust framework to provide accessible, affordable and equitable healthcare through digital highways. डिजिटल तरीके से अफोर्डेबल इक्विटेबल हेल्थ केयर जो है प्रोवाइड करा जाएगा ABDM के अंतर्गत। और G20 का जो इनिशिएटिव है डिजिटल हेल्थ कॉल, इसको भी इन्होंने बताया कि कैसे इसके लिए इंडिया काम कर रहा है, इसे इम्बाइब करने की कोशिश करी जा रही है। उसके बाद इन्होंने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा की बात करी है और उन्होंने बताई कैसे ये एक स्टैंडर्ड creates a standard identifier for patient across healthcare providers. Personal health record PHR app, citizens can link, store, share their health records and access healthcare services with autonomy and consent. तो इन्होंने बताया कि आभा के अंतर्गत जो है PHR बनेगा। PHR में हर एक इंडिविजुअल का हेल्थ प्रोफाइल रहेगा, वो उसको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है। उस हेल्थ प्रोफाइल में उसका प्रीवियस डायग्नोस्टिक, उसके हेल्थ केयर रिपोर्ट्स, उसके जो हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एक उसका प्रोफाइल तैयार करा जाएगा। और इन्होंने बताया हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री भी तैयार करा जाएगा। उसके बाद इन्होंने बात करी है यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस की। यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जो कि लॉन्च होने ही वाला है इनके अकॉर्डिंग। उसमें क्या होगा, जैसे आपको पता होगा UPI क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसी तरह यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस है
यूपीआई में क्या होता है, यूपीआई एक नेटवर्क होता है, उसमें बहुत सारे लोग जैसे फ़ोनपे, आपका बैंक, गूगल पे, पेटीएम, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक सब जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है, आप फ़ोनपे चला रहे हैं, सामने पेमेंट जो लेना है जिसको आपको पेमेंट करना है उसके पास पेटीएम है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट चला रहा है, फिर भी आप 1 सेकंड में आप उसे पेमेंट कर देते हैं। ये पॉसिबल हो पाया है यूपीआई के थ्रू। इसी के यूपीआई के ही तरह यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस लॉन्च किया जाएगा। It aims to strengthen health sector by enabling all healthcare service provider and end user application to interact with each other on its network. सेम जितने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होंगे और जो एंड यूज़र एप्लीकेशंस होंगे ये सब इस नेटवर्क पर, ये जो नेटवर्क होगा यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस, इस नेटवर्क पर आएंगे और ये जो है यूज़ किया जा सकता है फिर इसको आराम से। This will provide a seamless experience for service discovery, appointment booking, teleconsultation, ambulance access and more. तो ये सब टेलीकम्युनिकेशन वगैरह, एम्बुलेंस एक्सेस और अपॉइंटमेंट बुकिंग की वजह से के लिए जो है एक सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड होगा। फिर उन्होंने बताया नेक्स्ट स्टेप टू डिजिटलाइज हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर को अगले स्टेप में डिजिटलाइज करा जाएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी आए और हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम आसानी से लोगों तक पहुँच सके। फिर उन्होंने बताया है कि कैसे ऑर्गन डोनेशन और टिश्यू डोनेशन को भी डिजिटलाइज, जो इसका प्रोसेस है इसको डिजिटलाइज करा जाएगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इट एम्स टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर अ सस्टेनेबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ इनेबलिंग इंडिया टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो हमारा जो मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का टारगेट है कि हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और जो हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उससे दुनिया को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हमारा विज़न है जो कि G20 का विज़न है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये थीम है G20 का, वसुधैव कुटुंबकम के विज़न के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों एडिटोरियल में इतना ही था। फिर एक्सप्लेन पेज में हम ये डिस्कस करेंगे इंडियाज़ ग्रीन हाइड्रोजन पुश, ये अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।